बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुमाइला राजपूत। आप देख रहे हैं माश न्यूज़। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे दीनी मदारिस बिल के हवाले से सियासी सतह पे जो बहस शुरू हो चुकी है, इसके लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राना फरहान असलम साहब। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी। आपका सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताइए कि पहले 26वीं तरमीम हुई, उसके बाद पीटीआई का एहतजाज हुआ और अब मौलाना फजल रहमान भी एहतजाज के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो अब इन्होंने मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से धमकियाँ दी हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल जी, मौलाना फजल रहमान जो हैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुल्की सियासत में बड़ा उनका अहम रोल जो है वो बन चुका है। बिलख़ुसूस 26वीं आईनी तरमीम की अगर हम बात करें तो मौलाना फजल रहमान ने उस वक़्त हुकूमत और अपोज़िशन दोनों जमातों के कायदीन की खूब दौड़ें लगवाई। हम मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर अक्सर मौजूद होते थे जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुशावरत चल रही थी, तो हुकूमती वफ़्द मुलाकात करके निकलता था तो अपोज़िशन का वफ़्द उनकी रिहाइशगाह पर आ जाता था। वो निकलते थे तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का वफ़्द। तो मौलाना फजल रहमान गो कि उनकी कौमी असम्बली में और सेनेट में नुमाइंदगी उस तरह से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने जो अपना एक सियासी सिक्का है वो मुल्की सियासत में फिल वक्त जो है वो जमाया हुआ है। अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी, उसमें मौलाना साहब को सरबराह उसका डिक्लेयर किया गया। तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें भी उसका हिस्सा थी। मौलाना के साथ वादे वईद भी हुए, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत बनने के बाद क्योंकि इंतखाबी नताज मौलाना की जमात उस तरह के नहीं दे सकी जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दिए, या उनकी सीटें जिस तरह से अपने सूबों से वो सीटें जीत कर आए, तो इसलिए मौलाना साहब जो हैं उनको वक्ती तौर पर हुकूमती जो इत्तेहाद था, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत गो के काबीना में तो नहीं है वो, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है पार्लिमान के अंदर। तो मौलाना साहब उनसे खाइफ इसलिए थे कि जो मौलाना साहब से वादे वईद किए गए थे उसके मुताबिक उनको वो कुछ नहीं दिया गया। एक तो वजह उसकी ये थी कि मौलाना की जमात जो है वो इंतखाबात में उस तरह के नताज नहीं दे सकी कि उनको उस किसी पोजीशन पर जो है वो हुकूमती सतह पर लाया जाता। तो मौलाना एक तो उस चीज़ पर उनसे खाइफ थे कि बतौर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह के उनसे दौरे अपोजिशन में जो काम लिया गया, हुकूमत में आने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। तो एक तो उनको वो एक नाराज़ी कह लें या गुस्सा कह लें बजा होगा, और दूसरा ये था कि फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पर मौलाना के रिजर्वेशंस थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका बतौर अपोजिशन जमात के एक गैर एलानिया इत्तेहाद हो चुका था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, अपोजिशन लीडर और जो उनके पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और दीगर जो उनके कायदीन थे, वो वक्तन फ़वक्तन मौलाना से मुलाकात भी करते थे, और पार्लिमान की स्ट्रेटजी के हवाले से भी और मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी वो मुशावरत उनके साथ जारी रखते थे। सही। 26वीं आनी तरमीम जब लाने की बात हुई पार्लिमान में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो उस वक्त किसी हद तक दोनों जमातों में इत्तफाक था, लेकिन मौलाना फजल रहमान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो उसको अपोज कर रही थी। तो इसलिए उस आईनी तरमीम को पार्लिमान से पास करवाने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी, और हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की के अरकान समेत उनके पास वो मतलूबा जो तादाद थी वो मौजूद नहीं थी। तो इसलिए मौलाना को राजी करने के लिए हुकूमत ने कोशिश की। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टास्क दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे उन्होंने बड़ा एक मुस्बत किरदार अदा किया मौलाना को राजी करने में। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी, इसहाक डार, और जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक किरदार अदा किया, और मौलाना के साथ इत्तफाक़ राय जो है वो पैदा किया गया, और उस आईनी तरमीम को जो है वो मंजूर करवाया गया। अब एक बिल के हवाले से जो मदारस रजिस्ट्रेशन बिल है, वो ऐवान दोनों ऐवानों से वो पास हो चुका है। उसको सदर मुमलिकत ने दस्तखत करके उसकी तौसीक करनी है कि उसको गजट किया जा सके, वो एक बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार करे। उस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने उस बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया। उसकी कुछ वजूहात हैं।
लेकिन उस बिल के साइन ना होने पर जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात जो है अब वो नाराज है हुकूमत से और उन्होंने इसी बिल को बुनियाद बनाकर एहतजाज की कॉल दी है। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो एहतजाज के हवाले से ये जो इशू उठाया है मौलाना फजलुर रहमान ने, अब इन्होंने मौजूदा सूरत हाल में तहरीकें चलाने की भी धमकी दे दी है हुकूमत को, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान का एक मौक़िफ़ तो इस हद तक तो दुरुस्त है कि एक बिल है जो हुकूमत का बिल है, हुकूमत लेकर आई ऐवान में, दोनों ऐवानों से वो पास हुआ, पास होने के बाद वो सदर मुमलिकत, जो एक ड्यू प्रोसेस है कानून साजी का कि ऐवान कौमी असम्बली और सेनेट से बिल पास होता है, वो पास होने के बाद फिर वो ऐवान सदर जाता है और ऐवान सदर से सदर मुमलिकत उस बिल की पर दस्तखत करके उसकी तौसीक करते हैं और वो बिल जो है वो बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब एक ड्यू प्रोसेस उसका इख्तियार किया गया, दोनों ऐवानों से उस बिल को पास किया गया। अब वो हतमी मरहला होता है कि साइन सदर मुमलिकत उस बिल पर करते हैं और उसको बाकायदा कानून की शक्ल दे दी जाती है। इस मरहले पर आकर इस बिल का रुक जाना, ये एक इसको अगर कहा जाए कि नाकाबिले फहम सी बात है। अगर इस बिल पर कुछ को रिजर्वेशन थी गवर्नमेंट को या किसी इत्तेहादी जमात को, तो मेरे ख्याल में कौमी असम्बली या सेनेट में उस पर बहस हो जानी चाहिए थी और वहीं पर उस पर इत्तफाक राय कायम हो जाना चाहिए था और फिर उस बिल को, जो उस बिल के हवाले से जो एतराजात थे अगर किसी जमात को, तो वो ऐवान के अंदर या स्टैंडिंग कमेटीज में उस पर चीजें सेटल हो जानी चाहिए थी और इत्तफाक राय के बाद जब बिल पास होने के बाद दोनों ऐवानों से सदर के दस्तखत के लिए चला जाता है तो अमूमन वो बिल, उस बिल पर कोई किसी को एतराज नहीं होता और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बिल दोनों ऐवानों से पास होकर या ज्वाइंट सिटिंग से पास होकर जब जाता है सदर मुमलिकत के पास तो अमूमन बिल नहीं रुकते, सदर उस पर साइन कर देते हैं, दस्तखत करके उसको बाकायदा कानून की शक्ल दे देते हैं। तो इस बिल का इस तरह से रुक जाना और मौलाना फजलुर रहमान का उस पर स्टैंड ले लेना, ये मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मसला बनेगा। अगर मौलाना को वो इस पोजीशन पे और इस सिचुएशन में आकर नाराज करते हैं, अभी 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना ने इनकी काफी दौड़े लगवाई रखी है हुकूमत की, और अब अगर इस बिल पर ये फिर इस तरह से कोई रुकावट डालेंगे तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए मौलाना मसाइल पैदा करने की पोजीशन में है। अच्छा, इस मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में सदर ज़रदारी ने ये कहा है कि पहले इस कानून को वापस लिया जाए, तो जी, इस पहले हवाले से एक कानून पहले से फेडरल के लिए मौजूद है, मदारिस रजिस्ट्रेशन जो कानून है वो फेडरल में मौजूद है। अब सदर मुमलिकत की जानिब से जो हमने सुना, जो हमें ज़राए से मालूम हुआ वो ये है कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन है ये एक सूबाई दायरा इख्तियार है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सूबे उसमें खुद मुख्तार है, उनकी कानून साजी, उनकी रेगुलेशन सूबों के पास है। तो अब इस बिल को, वफाकी बिल को, वफाक में जो बिल पेश किया गया और जो पास करवाया गया वो सिर्फ वफाक की हद तक है, इस्लामाबाद और फेडरल के जो अदारे हैं उन पर लागू होगा। तो सदर मुमलिकत का ये कहना है कि ऑलरेडी सदारत जो वफाकी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो बिल है वो वफाक में मौजूद है, तो अगर एक नया बिल लेकर आना है गवर्नमेंट ने तो जो पहले से मौजूद बिल है उसको मनसूख किया जाए, उस कानून को मनसूख किया जाए और इस नए कानून की जो मंजूरी है वो ली जाए अब दोनों ऐवानों से, और उसको फिर जो है वो सदर के साइन से जो है वो बाकायदा एक कानून की जो है वो शक्ल दी जाए और साबका जो कानून है उसको मनसूख किया जाए। तो मेरे ख्याल में इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि जो पहले से कानून मौजूद था, अगर कोई कानून मौजूद था तो उसकी मौजूदगी में दूसरा कोई कानून लेकर आना ये भी एक नाकाबिले फहम सी बात है। पहले उस कानून को, पहले से मौजूद कानून को खत्म किया जाता और फिर नया एक कानून लाया जाता, या फिर उसी पहले से मौजूद कानून में जो है वो तरमीम की जाती। तो अब जाहिर है ये एक बड़ा एक मुबहम सा मामला बन चुका है। मौलाना फजलुर रहमान भी इस पर काफी नाराज हैं गवर्नमेंट से और उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है बिल्कुल। और आज एक इसी मदारस रिफॉर्म्स के हवाले से एक बड़ा अहम इजलास भी इस्लामाबाद में चल रहा है, जिसमें वजीर तालीम, वजीर मजहबी अमूर, वजीर इत्तलात, हुकूमती साइड के लोग भी मौजूद हैं और तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग भी मौजूद हैं। उलमाए कराम को भी उसमें मदऊ किया गया तमाम मकातिब फ़िक्र से, और उस इजलास का मकसद यही है कि इस कानून के हवाले से जो है वो कंसेंसस डेवलप किया जाए और इत्तफाक़ राय से फिर उस कानून को जो है वो, अगर उसमें कोई तरामीम होनी है तो वो तरामीम करके कुछ चीज़ें, अगर दोनों फ़रीक़ैन के माबैन अगर कोई तनाज़ा है तो उसको हल करके इस कानून को जो है
वो इत्तफाक़े राय से पास करवाया जाए। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने अभी एहतजाज की कॉल दी है, तो इसमें मुल्क की सूरत हाल क्या होगी? क्या फिर एक दफ़ा हम दोबारा बुरहान देख रहे हैं जैसे जी पीटीआई बिल्कुल के जी। दौर में था? देखिए, किसी भी सियासी जमात की जानिब से जब कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोगों के, अवाम के और मुल्की मामलात के हक में होती है। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों देखा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़े अरसे से एहतजाज की कॉल देती है। जब भी उनके एहतजाज का दिन आता है, इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अवामुन्नास जो है वो बुरी तरह उनके मामलात मुतासर होते हैं, लोगों की आमदोरफ़्त मुतासर होती है, काम कारोबार और जो रोज़गार के मामलात हैं वो रुक जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि अब इन एहतजाज की और इस जो जो मुल्क में एक अनार्की की सूरत हाल पैदा होती है, जो सियासी बहरान एक पैदा होता है, उससे निमटने के लिए कुछ इस तरह के मामलात किए जाएँ कि जिन सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ बैठकर बातचीत की जाए, बातचीत के ज़रिए से मसलों को हल किया जाए, सियासी हल निकाला जाए। एहतजाज की सियासत जो है मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के लिए अब इसका बहुत ही एक मनफी असर है। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल आप देख लें, मुल्क में माशरती तौर पर हम बहुत पीछे जा चुके हैं। लोगों का कारोबार नहीं है, लोग रोज़गार के लिए जो है वो परेशान हैं। तो अब हुकूमत को पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बड़ेपन का मुज़ाहरा करें और तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलें। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कायम करें और मुल्की, कौमी और सियासी इत्तफ़ाक़े राय से मामलात को आगे लेकर चला जाए। अच्छा, इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे कि क्या मुल्क में एक दफ़ा दोबारा बुरहान हम देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे आज का जो इजलास है, आज का जो मदारिस तहरीक-ए-इंसाफ रिफॉर्म्स के हवाले से जी, जो जी। इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, उसमें मेरे ख्याल में तमाम मुकातबे फ़िक्र भी हैं। हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो भी मौजूद है और हुकूमती वुज़रा की भी जो ज़िम्मेदार वज़ारतें हैं, वज़ारत तालीम है, वज़ारत मज़हबी अमूर है, वज़ारत इत्तलात व नशरियात है, ये तमाम वुज़रा भी उस इजलास में शरीक हुए हैं और वहाँ पर ये कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल में उस इजलास में जो चीज़ें तय होंगी, उनका एक मस्बत असर जो है वो सामने आएगा और एहतजाज मौलाना का जो एहतजाज है, उसके हवाले से भी मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि वो मौलाना को ऑन बोर्ड लें, उनकी जो रिज़र्वेशन है उनको दूर करें और एक बिल अगर दोनों ऐवानों से पास हो गया है और वो इत्तफ़ाक़े राय से पास हुआ है, तो उसको अब सदर मुमलिकत की जानिब से भी उसको ऑन कर लेना चाहिए और अगर उसमें भी कुछ कबाहतें हैं तो उन कबाहतों को दूर कर लेना चाहिए, बैठकर आपस में सियासी हल निकाल लेना चाहिए ताकि इत्तफ़ाक़े राय से कानून साज़ी अमल में आ सके। ठीक। तो राना साहब, जैसे अभी अगर मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने जो हिकमत अमली अपनाई थी पीटीआई के धरने के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि वही हिकमत अमली अपनाई जाएगी या नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखिए जी, वो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज को टैकल करने के लिए हुकूमत ने जो हिकमत अमली अपनाई थी, उस पर तो अवामी सतह पर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा गवर्नमेंट को। देखें, किसी भी आइनी और कानूनी हक जो है वो पुरअमन एहतजाज जो है उसको पुरअमन एहतजाज अगर वो हो तो उसको पुरअमन तरीके से ही डिस्पर्स करने की कोशिश की जानी चाहिए। उन मुज़ाहिरीन की बात को सुनना चाहिए, उनके जो मुतालबात हैं उन पर गौर करना चाहिए और अगर काबिल अमल मुतालबात हों तो उन पर अमल दरामद भी हो जाना चाहिए और उन मुज़ाहिरीन के मुतालबात को तस्लीम करके उनको एक पुरअमन तरीके से, एक पुरअमन और सियासी तरीके से उस मामले को हल कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस तरह का पुरतशद्दुद जो हल है किसी एहतजाज का, धरने का, मुज़ाहिरे का, वो मुल्क और कौम के लिए अच्छा नहीं, अवाम के लिए अच्छा नहीं है। तो चीज़ों को पुरअमन तरीके से सियासी हल के ज़रिए से उनको तय कर लेना ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। कि नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए नए मौजू के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपनी होश माला राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।